Hi guys, welcome to Way to Success. I am अनन्या पांडे। ये क्लास 5 की हिंदी एनसीईआरटी की समरी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर 1 के बारे में। तो इसका चैप्टर 1 जो है वो चैप्टर 1 का सबसे पहला नाम है राख की रस्सी, जिसके लेखक अज्ञात है, यानी कि हमें पता नहीं है इसके लेखक कौन है। ये कहानी एक लोक कथा पर आधारित है जो कि तिब्बत के 32वें राजा सोनगोवशेन गाम्पो, ये राजा हैं तिब्बत के, उनके मंत्री हैं लोनपो गार, इनके ऊपर आधारित है। ठीक है। लोनपो गार जो हैं वो चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर थे, लेकिन इनका बेटा जो था, इनका पुत्र बहुत ही भोला था, जिसके लिए वो परेशान रहते थे कि इतना भोला बेटा है, मैं क्या करूँगा आगे। तो उसके भोलेपन को चालाकी में बदलने के लिए या उसे और होशियार करने के लिए उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और उसको कहा कि इसको शहर लेकर जाओ और 100 जौ के बोरे के बराबर लेकर के आना। मतलब 100 भेड़ें लेकर के जाओ और उसके बदले में 100 जौ के बोरे लेकर के आना। इसमें इन्होंने शर्त ये रखी कि ना आप भेड़ों को मार सकते हैं, ना आप उन्हें बेच सकते हैं। अब लोनपो गार का बेटा जाता है शहर में उसे एक लड़की मिलती है जिसने उसे तरकीब दी, एक काम करो, भेड़ों के बाल बेच दो और शर्त पूरी हो जाएगी। बाल बेच के तुम जो है जौ के बोरे ले सकते हो। उसने ऐसा किया। लोनपो गार को पता चला, उसको ये पसंद नहीं आया, कहा नहीं ये तो गलत बात है। उसने फिर से कहा कि आप ऐसा है कि आप भेड़ के बाल भी नहीं निकाल सकते। ठीक है। फिर लड़की ने कहा कोई बात नहीं, हम सींग काट कर खरीद लेंगे। उसने सींग काट कर बेच दिया। उसके बाद लोनपो गार की शर्त ये रही कि उसने लड़की से शर्त लगाई। इसके बाद उसे उसकी चालाकी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए अब लड़की से उसने शर्त लगाई कि राख की रस्सी बनाकर दिखाओ। कितनी बड़ी? 9 हाथ लंबी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने के लिए लोनपो गार ने लड़की से कहा था। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही राख की रस्सी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब क्या था, अब लड़की ने शर्त रखी। लड़की क्यों पीछे रहती? उसने शर्त रखी कि वह रस्सी राजा को पहननी पड़ेगी। वह रस्सी माने वो रस्सी जो राख की रस्सी बनाएगी, वो राजा नहीं, मतलब लोनपो गार को जो कि राजा का मंत्री था, उसको ये पहननी पड़ेगी। तो मंत्री ने भी वो शर्त मान ली। अब लड़की का क्या था? लड़की ने पत्थर के सिल पर सबसे पहले पत्थर के सिल पर 9 हाथ लंबी रस्सी को जला दिया। मतलब एक पत्थर का सिल लिया, उसके ऊपर रस्सी रखी और उसे सीधे सीधे जला दिया और लोनपो गार को पत्थर सहित पूरी रस्सी को पहनने के लिए दे दिया। अब जाहिर सी बात है, कोई पत्थर सहित राख तो पहन नहीं सकता। उसने रस्सी रखी 9 हाथ लंबी, उसे जला दिया, रस्सी बन गई। अब उसने कहा कि आप पहनो, वो पहन तो सकते नहीं थे पत्थर सहित। तो फाइनली लोनपो गार उस लड़की की इस चालाकी से बहुत प्रसन्न हुए और समझ गए कि हाँ, लड़की बुद्धिमान है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा भोला ही सही। इसके बाद उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अगला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फसलों का त्यौहार। इसके भी लेखक अज्ञात हैं, हमें पता नहीं है इसके लेखक कौन है। ये कहानी की शुरुआत होती है कि जाड़े का दिन होता है और मकर संक्रांति आ जाती है। जैसा आपको सबको पता ही होगा कि मकर संक्रांति जनवरी में पड़ती है, तो जाड़े का दिन रहता है। वो अलग बात रहती है कि सूरज का इंतज़ार करते हुए 10 दिन बीत गए रहते हैं, सूरज नहीं निकलता है अभी तक। तो सभी रज़ाई में जाहिर सी बात है बैठे रहते हैं। चहल पहल का पता इसलिए चलता है क्योंकि उस दिन त्यौहार रहता है, तो लोग बाहर निकलते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि हाँ, ये एक त्यौहार का दिन है। तो उस दिन होता है कि दादा चाचा सभी सफ़ेद चकाचक मान लगी हुई धोती कुर्ता पहनकर बैठे हुए हैं। दादी हैं, वो खादी की सफ़ेद साड़ी, बाल ऐसे जैसे धो करके इतने कोमल, इतने अच्छे, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के, एक भी काले बाल नहीं हैं दादी के सर पे। उनके सामने केले के कुछ पत्ते थे। किसके सामने? दादी के सामने। उनके सामने केले के कुछ पत्ते थे, तिल मिठा यानी कि गुड़ जिसे कहते हैं, चावल छूकर प्रणाम करना था और फिर उसे दान करना था। चूँकि मकर संक्रांति का दिन है तो अप्पी दीदिया चूड़ा, दही, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मकर संक्रांति का दिन है।
उसे खानी पड़ेगी, लेकिन ये है कि दीदी को पसंद नहीं होती है, लेकिन उसे फिर भी खानी पड़ती है। इसके अलावा तिल, चीनी के तिलकुट, गुड़, ये सब गया से आया हुआ है। अब इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो हमारे पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि भारत में जनवरी मध्य में, मतलब जनवरी के महीने में सभी प्रांतों में लगभग फसलों से जुड़े हुए कुछ ना कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। एक बार उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है मकर संक्रांति, तिल संक्रांति, क्योंकि इसी के ऊपर चैप्टर बना हुआ है, तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो यूपी, एमपी और बिहार में मकर संक्रांति मनाई जाती है, इसे तिल संक्रांति भी कहते हैं। इसके अलावा बिहू असम में मनाई जाती है, ओणम केरल में मनाई जाती है, पोंगल तमिलनाडु में मनाई जाती है, लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है, सरहुल झारखंड में मनाई जाती है, पतंग पर्व गुजरात में मनाई जाती है। ये सारे के सारे त्यौहार जनवरी से अप्रैल के बीच में हो जाते हैं। ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप ध्यान देंगे, सबसे पहला है सरहुल। इसके बारे में चैप्टर में काफ़ी डीप में बात की गई है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी आप सबको बता देना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सरहुल जो होता है वो संथाल नाम की एक जनजाति होती है, जो झारखंड में रहती है। तो वो फरवरी मार्च में ये मनाते हैं। और ओरांव नाम की जनजाति होती है, जो मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ये आदिवासी हैं, ये प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति यानी जैसा कि आपको चैप्टर का नाम ही पता है, फसलों का त्यौहार। साल के पेड़ की पूजा करते हैं। वो कब करते हैं? फूल आने पर। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ढोल मजीरे, नाच गाना यानी कि कमर में बाँह डालकर, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, कमर में बाँह डालकर नाच गाना होता है। घर घर से चंदा मांगते हैं। चंदा में मुर्गा, चावल, मिश्री इत्यादि इत्यादि मिलता है। खाना पीना होता है, खेल होता है। तीसरे दिन पूजा होती है। कानों में सरई के फूल पहनते हैं लोग। बसंत ऋतु की पूजा, ऋतु की शुरुआत यानी कि धान पूजा से ये ऋतु की शुरुआत मानते हैं। कुमाऊँ में इसे घुघुतिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, हो सकता है मैं भी पूछ ले। इसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर 3 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है खिलौने वाला, जिसकी लेखक है सुमित्रा कुमारी चौहान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। खिलौने वाला चैप्टर नंबर 3, जिसकी लेखिका है सुमित्रा कुमारी चौहान। इसमें यही बताती हैं ये कि एक खिलौने वाला आता है, जिसके पास पिंजरे में तोता होता है, एक पैसे की गेंद होती है, छोटी सी मोटर गाड़ी होती है जो कि सरसर करके चलती है, सीटी होती है, चाबी वाली रेल होती है, गुड़िया होती है कानों में, जिसके कानों में बाली होती है, टी शर्ट होता है, लोटा थाली वगैरह वगैरह होता है, धनुष बाड़ों तलवार इत्यादि इत्यादि होते हैं। मुन्नू नाम का बच्चा रहता है जो कि गुड़िया खरीदता है, और मोहन नाम का बच्चा रहता है जो कि छोटी सी मोटर कार खरीदता है। इसके बाद एक बच्चा रहता है जो कहता है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा दान, धनुष, बाण, तीर, कमान, तलवार, जो कि 4 पैसे की आती है। वो ये सब अपनी माँ से कहता है खरीदने के लिए। उसके पीछे का उसका उद्देश्य ये रहता है कि वो कहना ये चाहता है कि रामचंद्र जी की तरह वो भी धनुष बाण लेकर के वन में जाना चाहता है और राक्षसों का वध वगैरह करना चाहता है। वो कहता है अपनी माँ से कि मैं, आप कहोगी तो मैं आपको कौशल्या जी की तरह आपकी एक आज्ञा पर मैं वन चला जाऊँगा, पर मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा, ऐसा वो इस कविता में कहता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले चैप्टर पर हम आए, चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका नाम है नन्हा फनकार। इसके भी लेखक अज्ञात है। अभी तक 4 चैप्टर में हमें सिर्फ एक ही ऐसी चैप्टर मिला है जिसकी लेखिका का नाम बताया गया है और किसी के लेखक का नाम नहीं पता है। इसमें ये होता है, ये एक ऐसी स्टोरी जिसमें केशव नाम का एक बच्चा होता है, ये इसका प्रमुख पात्र है, जो 10 वर्ष का है। ये अपने पिता के साथ नक्काशी का काम करता है और अपने लाइफ में आगे जीवन में और बड़ा नक्काशकार बनना चाहता है। जब केशव पैदा भी नहीं हुआ था तभी उसके माता पिता गुजरात से आगरा आ गए थे। वहाँ पर बादशाह अकबर आगरे के किले, मतलब आगरा का किला उस वक्त बनवा रहे थे, वहीं पर उसके पिता को काम मिल जाता है। उसी के साथ साथ वो भी नक्काशी सीख लेता है। एक दिन केशव काम कर रहा था अपने पिता के साथ, तभी एक व्यक्ति आकर उसकी नक्काशी की तारीफ़ करने लगता है उसके बगल में। बाद में जब केशव को बाद में ये चीज़ पता चलती है कि वो जो उसकी तारीफ़ कर रहा था वो बादशाह अकबर थे। अकबर ने पूछा कि क्या तुम मुझे भी नक्काशी सिखाओगे? केशव ने कहा सिर हिलाते हुए, हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा। अब दोनों साथ बैठकर काम करने लगे। बाद में काम करते हुए भी कुछ बातें हुई। बाद में अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा फनकार तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी नक्काशी कर रहा था। इसको देखकर खुश होते हुए अकबर ने ऐसा कहा था। फिर अकबर ने कहा कि मैं सीकरी शहर बनवाऊंगा, फतेहपुर सीकरी, जैसा अभी जानते ही होंगे आप लोग। तो अकबर ने सीकरी शहर बनवाने और उसमें फैक्ट्री बनवाने की बात की केशव से कि मैं बनवाऊंगा, उसमें फैक्ट्री बनवाऊंगा, उस फैक्ट्री में तुम्हें काम दूंगा।
केशव बहुत खुश हो जाता है, सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर रात में जब वो अपने पिता के पास जाता है तो वो अपने पिता से पूछता है कि सीकरी शहर क्यों बनवाया था आखिरकार, मतलब ऐसा क्यों है, जब आगरा है इतना बड़ा किला बनवा रहे हैं तो सीकरी बनवाने का क्या मतलब है। तो उसके पिता बताते हैं कि बादशाह के पुत्र ना होने के कारण वो एक बार चिश्ती यानी सलीम चिश्ती की दरगाह पर गए थे। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने मिन्नतें मांगी होंगी जो भी, उसके बाद उन्हें 3 पुत्र हुए। इन 3 पुत्रों के होने की खुशी में वो सलीम चिश्ती को सम्मान देने के लिए बादशाह अकबर उनके नाम पर ये एक शहर बनवाना चाहते हैं। यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करना ना भूलें, प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप साथ देते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।